उन्नाव में हुए सड़क हादसे से जुड़ी हुई बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर उन्नाव हादसा हुआ। सड़क हादसे में 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं 20 से ऊपर लोग घायल हैं। और इसी को लेकर बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। इसके अलावा घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद देने की घोषणा हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना का संज्ञान लिया है और दुख व्यक्त करते हुए मुआवजे का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। इसके अलावा जो घायल हैं उन्हें 50-50 हजार की आर्थिक सहायता देने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा की गई है। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव लगातार जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटें यानी कि बद्रीनाथ और मंगलौर में उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और यहां पर उपचुनाव सुबह से ही चल रहा है। मंगलौर सीट पर मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी गाजी निजामुद्दीन हैं, तो बीजेपी से मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना मैदान में उतरे हैं। बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो कांग्रेस से यहां पर प्रत्याशी है लखपत बुटोला और बीजेपी से बद्रीनाथ से जो है राजेंद्र भंडारी मैदान में हैं। और मंगलौर में बसपा के टिकट पर उबैदुर रहमान अंसारी मैदान में हैं। बद्रीनाथ में 210 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 1,02,145 वोटर है, जबकि मंगलौर विधानसभा सीट पर 1,19,930 मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि सुबह से ही वोटिंग चल रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर मंगलौर की तो दूसरी तस्वीर बद्रीनाथ की है, जहां पर वोटिंग सुबह से लगातार जारी है। मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। और बद्रीनाथ की बात की जाए 210 पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराया जा रहा है। हालांकि मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव में कुछ विवाद की खबरें जरूर सामने आई हैं, जहां पर 2 समुदायों के बीच में विवाद हो गया। वोटिंग ना करने को लेकर यहां पर जो है वो आरोप लगाया गया है। और हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, इस वक्त का मत प्रतिशत क्या है? मंगलौर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, हमने जो खबर सुबह देखी थी उसे लेकर अपडेट क्या है? इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, सुबह करीब 8 बजे जो मतदान था मंगलौर विधानसभा में शुरू हो गया था, किसी बिना देरी किए हुए। उसके बाद लगातार यहाँ पे मतदान किया जा रहा है। यहाँ पे फिलहाल प्रतिशत की बात की जाए तो करीब 30% जो यहाँ पे चुनाव है वो पूरा हो चुका है। लगातार ही तमाम जो बूथ है 132 बूथों पे जो मतदाता है वो पहुंचकर अपने वोट का प्रयोग कर रहे। लगातार ही यहाँ पे हम देखें कि प्रशासन की भी कड़ी निगाह सभी बूथों पे। हालांकि विवाद निकल के सामने आया था मंगलौर के लिब्बरहेड़ी गांव से, जहां पे हमने देखा कि लगातार 2 पक्ष थे जिनके बीच विवाद हो गया। तो कहीं न कहीं खबरें निकल के सामने आई थी कि गोलियां भी यहाँ पे चली थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जब प्रशासन पहुंचा था, प्रशासन ने तमाम
लोगों को, ऐसे जो लोग थे उनको हिरासत में भी लिया। कहीं न कहीं ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे वोट जो थे उनको रोकने का प्रयास किया जाता है एक पक्ष की ओर से। कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनका ऐसा आरोप भी था। हमने लोगों से बातचीत की थी ग्राउंड जीरो पे जाके, तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक थे वो कांग्रेस के समर्थकों को वोट डालने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि अगर आपको वोट डालना तो वोट आप जो है भाजपा को डालेंगे, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था। हालांकि तमाम स्थिति को पुलिस ने कंट्रोल में कर लिया, पुलिस बल मौके पे तैनात किया गया। हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात ये थी कि जब यहाँ पे एक दिन पहले ही तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी थे उन्होंने एक निजी होटल में एक प्रेस वार्ता की थी, कहा था कि उनको ऐसा अंदेशा है कि यहाँ पे किसी तरह की अनहोनी हो सकती है, चुनाव को रोकने की कोशिश की जा सकती है और यहाँ पे जो चुनाव प्रतिशत है उसको भी घटाने की कोशिश की जा सकती है। उसको लेकर उन्होंने प्रशासन से अपील की थी। जिलाधिकारी और एसएसपी के संज्ञान में पूरा मामला डाला था कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ पे जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन की जो तैयारियां थी वो कहीं न कहीं फेल होती दिखाई दी, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ा झगड़ा हो सकता था। हालांकि ये जो झगड़ा था उस पर पुलिस ने कंट्रोल कर लिया गया है और यहाँ पे गोलियां चलने की बात सामने आई थी। आचार संहिता लगाई गई थी जहां तमाम ऐसे लोगों को पुलिस ने पहले ही प्रतिबंधित किया गया था जो विवादित थे, झगड़े से ताल्लुक रखते, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बड़ा झगड़ा हो गया। तो कहीं न कहीं प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी होगी। प्रशासन के ऊपर बड़े सवाल यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन को सूचना दी गई थी झगड़े की, लेकिन उसके करीब 2 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा, उसके बाद यहाँ पे जो वोटर थे वो अपना वोट डाल पाए। हालांकि अब तमाम जो बूथ है 132 बूथ है उनपे सभी पे जो स्थिति है वो नियंत्रण में है और यहाँ पे पुलिस ने कैमरों की निगरानी में और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में तमाम जो चुनाव है उसको संपन्न कराने का काम कर रहे हैं। जी दिव्या। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से कहा गया फायरिंग की गई है, जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है और जो आर्म्स जो हथियार लेकर आए गए थे क्या उनके बारे में जानकारी मिल पाई है पुलिस को कि आखिर कहाँ पर लापरवाही हुई है, कहाँ चूक हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए घटना की सूचना लगते ही जिलाधिकारी और हरिद्वार एसएसपी प्रवीण सिंह डोभाल मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने तमाम जो प्रकरण था उसकी जानकारी जुटाई और इन लोगों का तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है जिनके द्वारा ये दंगा भड़काया गया। तो यहाँ पे जिनके द्वारा फायरिंग की गई थी पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से ये कांड यहाँ पे हुआ है तो कहीं न कहीं इसमें एक बड़ी जनहानि यहाँ पे हो सकती थी, क्योंकि 2 पक्षों का विवाद था, गोलियां चली हुई थी। तो ऐसा भी यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पे झगड़े में कुछ लोग घायल हुए थे जिनको जिला अस्पताल में भेजा गया था। कहीं न कहीं वो काजी के समर्थक थे, काजी उनको खुद लेके जो है अस्पताल में पहुंचा था, उनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। हालांकि उनकी स्थिति अभी जो है ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि तमाम जो घायल थे उनका इलाज अभी भी हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन सबकी स्थिति जो है बिल्कुल ठीक है। घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं पुलिस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चुनाव में अगर इस तरीके का हरकत की जाती, किसी अन्य पक्ष के द्वारा कुछ वोटरों को रोकने का काम किया जाता, तो ये कहीं न कहीं बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात थी, क्योंकि प्रशासन लाख दावे करते चुनाव से पहले या फिर किसी ऐसे आयोजन से पहले कि प्रशासन की तमाम निगरानी में चुनाव किया जाएगा। हालांकि अब जो है तमाम बूथों पर पुलिस का कड़ा पैरा है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसा आरोप भी लगाया कि जब ये झगड़ा हुआ था उसके करीब 2 घंटे के बाद में पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचा था। जी दिव्या। जी मनोज, आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहरहाल जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार मतदान चल रहा है उपचुनाव के लिए। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर। यहाँ पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है। मत प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य यहाँ पर प्रशासन का है। वहीं अगर बात की जाए मंगलौर में घटना सामने आई थी जिस पर फिलहाल के लिए नियंत्रण पा लिया गया है और अब सभी वोटर्स जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। लेबरहेड़ी गांव के बूथ संख्या 53 और 54 का ये पूरा मामला था। वहीं अब अगर बात की जाए प्रशासन की तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है और पुलिस फोर्स बढ़ा दिया गया है, तैनाती की गई है। और चमोली संवाददाता संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, अगर बात की जाए बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की तो इस वक्त मत प्रतिशत क्या है? सुबह से मतदान चल रहा है, किस तरीके की कार्रवाई चल रही है? देखिए, बद्रीनाथ विधानसभा में सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से लगातार मतदान हो रहा है। पूरे जोशीमठ प्रखंड, दसोली प्रखंड और पोखरी प्रखंड को मिला करके लगभग 9 जोनल मजिस्ट्रेट और 53 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। और बिल्कुल पुलिस प्रशासन की उसमें जो चुनाव है जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं। हालांकि सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा, क्योंकि लोग जो है अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे,
में लगे हुए थे, खेती बाड़ी में जुटे हुए थे। उसके बाद 10 बजे के बाद जो है सीमांत क्षेत्र में जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, वो अपने घर से निकले हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंचे हैं। अभी तक लगभग 20 से 22% जो है सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में मतदान हो चुका है। और पूरे जो बद्रीनाथ विधानसभा की बात की जाए तो लगभग 1,02,145 मतदाता जो है आज 210 मतदेय स्थलों पे अपने मत का प्रयोग करेंगे और 13 तारीख को जो है इनकी और अभी जो है खुशनुमा मौसम के बीच लगातार जो है मतदान के लिए यहाँ पे जो है जो ग्रामीण क्षेत्र और नगर क्षेत्र के लोग जो है काफी संख्या में अब जो है दोपहर में पहुंच रहे हैं। और खासकर जो पहली बार मतदान के लिए युवा जो है आ रहे हैं, उनमें जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी संजय, इस बार क्या मुद्दे जनता के हैं जिनके बेसिस पर यहाँ पर वोट डाला जा रहा है? जनता क्या मुद्दे लेकर पोलिंग बूथों पर जा रही है वोट डालने? देखिए, अगर जोशीमठ की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग लोगों का यही कहना है कि जो ये मतदान अभी इन पे जोर जबरदस्ती का थोपा गया है, क्योंकि देखिए अभी 2.5 से 3 माह पूर्व ही लोकसभा के मतदान यहाँ पे लोगों ने दिए हैं। और बद्रीनाथ सीट भी जो है इससे जो है राजेंद्र सिंह भंडारी जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था। तो कुल मिला करके ये थोपा हुआ चुनाव है और इसको लेकर के लोगों में कई जगह जो है आक्रोश भी देखा गया। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जो भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है जीत का दावा कर रहे हैं, ये जो है किस तरह बैठेगा ये 13 तारीख को ही पता चलेगा। जी अच्छा संजय, यहाँ पर बारिश की वजह से कई मार्ग भी बाधित हुए थे। अब क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, वहां पर से लोगों को यहाँ पर क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है पोलिंग स्टेशंस पर आने के लिए, या फिर व्यवस्थाएं दुरुस्त है, प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, मुस्तैदी के साथ है? दिव्या जी, जहाँ तक बाधित मार्ग की बात है तो जोशीमठ प्रखंड में कल से अभी तक 36 घंटे से ऊपर हो गया। बद्रीनाथ हाईवे बिल्कुल बाधित है, लेकिन जोशीमठ प्रखंड के जितने भी मतदान केंद्र है वहां तक जो है प्रशासन द्वारा 2.5 से 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है उसको एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ मिलकर के सभी मतदान केंद्रों तक जो है पोलिंग पार्टियों को पहुंचाया गया। और हालांकि आज जो है अभी दोपहर तक तो मौसम बिल्कुल खुशनुमा है और खुशनुमा मौसम के बीच मतदान जो है जारी है। लेकिन जिस तरह से कल जब मतदान केंद्र तक देर में जो है यहाँ पे पोलिंग दल जो है यहाँ पे पहुंचा था, तो आशंका जताई जा रही थी कि कल जो है आज होने वाला चुनाव में कुछ दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से मुस्तैदी से प्रशासन ने सभी पोलिंग पार्टियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, तो आज सुबह 8 बजे से शांतिपूर्ण ढंग से सभी बद्रीनाथ विधानसभा की पूरी 210 जो मतदेय स्थल है वहाँ पे बिल्कुल जो शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव चल रहा है। जी संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। लगातार आप नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बढ़ते हैं आगे, कर्णप्रयाग से बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। कर्णप्रयाग में भी मतदान हो रहा है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने वोट डाला है। ब्राह्मण थाला गांव में महेंद्र भट्ट ने मतदान किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, उसके लिए मतदान सुबह से चल रहा है। कर्णप्रयाग के यहाँ पर ब्राह्मण थाला गांव में राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने वोट डाला है। तो आज के दिन सभी आम से लेकर खास सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, बद्रीनाथ और मंगलौर। बद्रीनाथ की बात की जाए तो यहां पर सुबह 8 बजे से ही लगातार मतदान चल रहा है। हालांकि विषम परिस्थितियां भी है, बारिश की वजह से कई मार्ग बाधित भी हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ जो है मार्ग को सुचारू करवाया है, पोलिंग स्टेशन तक जो है लोगों को पहुंचाया है। इसी क्रम में अगर बात की जाए, कर्णप्रयाग से खबर है, जहां राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने ब्राह्मण थाला गांव में बने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं महेंद्र भट्ट ने किस तरीके से वोट डाला है। और यहाँ पर ये बाद की तस्वीर है, वोट डालने की बाद की तस्वीर है महेंद्र भट्ट की।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। बद्रीनाथ विधानसभा के अंतर्गत हो रहे उपचुनाव में आज का दिन बड़ा ही खास है। लोकतंत्र के इस महापर्व को लोग बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे हैं। सुबह से ही लोग अपने अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचकर मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के गिरसा गांव स्थित पोलिंग बूथ पर भी लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी लगता है कि पहले मतदान फिर जलपान, ये सभी के लिए है। और इस बार भी हमारा वोट जो है सबसे पहले पड़ा है और सभी लोगों से आग्रह है कि वे इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना मतदान जरूर करें। 6:30 ठीक 6:30 बजे से हमारा मॉक पोल शुरू हो गया था, जो कि बहुत सुंदर रहा। इसमें 50 वोट डाले जाते हैं विभिन्न लोगों के द्वारा और बाकी पर्चियाँ सील्ड हो जाती हैं। उसके बाद अभिकर्ताओं के सामने वो सील्ड हो जाते हैं और मशीनें भी सील्ड हो जाती हैं और जो वास्तविक मतदान है उसकी प्रक्रिया ठीक 8 बजे से शुरू हो जाती है और 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और 6 बजे तक जो हमारे परिसर में जितने भी लोग रहेंगे उसके उनको पर्चियाँ दी जाएंगी और आखिरी मतदाता तक हम मतदान करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव सीमांत क्षेत्र जोशीमठ में रफ्तार पकड़ने लगा है। जोशीमठ में उत्साह के साथ ग्रामीण अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों की लाइनों में खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने मतदान व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। अब बात करेंगे मंगलौर से खबर की, जहां उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। वहीं मतदान के बीच लिब्बरहेड़ी गांव में फायरिंग का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, जहां ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें वोट डालने के लिए नहीं भेजा जा रहा है, जिस पर पुलिस भी मूकदर्शक बनी हुई है। वहीं फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे कांग्रेस प्रत्याशी गाजी निजामुद्दीन खुद अस्पताल लेकर पहुंचे। वोट नहीं गिरने दे रहे। कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं। पुलिस आ गई। अब जाट ये जब भी करते हैं हल बहुत लफड़ा करते हैं, हर जगह गोली चलाते हैं जाट लोग। कौन कौन लोग हैं? ये जाट लोग हैं सारे, हिंदू लोग। ये उनका नाम ही होता है। जो भी वोट गिरने जा रहे हैं ना, मुसलमान जितने भी जा रहे हैं, सब पे बजा रखा है। वोट नहीं गिरने दे रहे जाट लोग, वोट नहीं गिरने दे रहे उधर। कहाँ पर? सबको मार नंबर तो स्कूल में लिख भरेडी, ये बड़ी सरकारी स्कूल है। जो भी मुसलमान जा रहा है उसको मार रहे हैं। हमारे भाई को बहुत मारा है, दोनों भाइयों को मार रखा है। कौन मामला वोट नहीं डालने दे रहे? कौन? जाट लोग हमारे भाइयों को बहुत छेता। किसने? जाटों ने बहुत भाई खुलेआम फायर मार रहे, खुलेआम फायर मार रहे, खुलेआम गोली चला रहे। पुलिस प्रशासन अब जाया, अब गई है पुलिस प्रशासन। 16 नंबर ने फोन करा, अब जब पुलिस प्रशासन आज बाकी कुछ नहीं है। खुलेआम फायर मार रहे और कम से कम 8-10 जनों को रोड बजा रखे। गोली चला रहे हैं। देख आ रहा हूँ गोली वाले तो खून को देखकर मेरी आंख में आंसू आ गए। आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ आ रहा हूँ लिब्बरहेड़ी आ रहा हूँ नहीं आ रहा हूँ लिब्बरहेड़ी आ रहा हूँ। जो कोई होगा पुलिस देखे, कोई होगा पुलिस देखे, उन्हें देखो उनके गोली लगी है। अब मुझे नहीं मालूम, पब्लिक देखे जब पुलिस देखेगी। वहाँ पत्रकार थे, उन लोगों का कहना है कि 100 राउंड के लगभग फायरिंग हुई है और वहाँ 2 टुल्ले खड़े हैं। बिल्कुल केदारनाथ से बीजेपी विधायक रही शैला रानी रावत का पार्थिव शरीर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत मंत्रियों और पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि शैला रानी रावत का जाना पार्टी और क्षेत्रवासियों के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनकी कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण भाव को सदैव याद रखा जाएगा। शैला रानी जी का अचानक इस प्रकार से हमारे बीच में से चले जाना, इस प्रकार से शरीर छोड़ देना, ये बहुत दुखद है। और उनका पूरा जीवन संघर्षशील जीवन रहा, अपने क्षेत्र से लोगों से हमेशा जुड़ी रही, उनके लिए लगातार संघर्ष करती रही। और मुझे भी जब भी मिलती हूँ तो उनके
मन मस्तिष्क में एक ही बात रहती थी कि मेरे क्षेत्र का विकास होना है, क्षेत्र को आगे बढ़ाना है। हर बार छोटी छोटी बातों से अवगत कराने का काम करती थी, उनके हल के लिए प्रयास करती थी। उनका इस प्रकार से चले जाना हम सब लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, सबके लिए बहुत ही अपूर्णीय क्षति है और निश्चित रूप से इसकी भरपाई होना असंभव है, मुश्किल है, लेकिन भगवान को शायद यही मंजूर होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके क्षेत्र के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सबको भगवान इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब बात करेंगे लखनऊ से खबर की, जहां लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में सीएम योगी ने यूपी SSSC द्वारा चयनित 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 7 सालों में भर्ती प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से हो रही है और 6 लाख से ज्यादा युवाओं को अब तक सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जहां आज सभी युवा प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश में 1,55,000 से अधिक तो पुलिस कार्मिकों की नियुक्ति की, 1,54,000 से अधिक हम लोगों ने शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया और अन्य विभागों में भी इसी प्रकार की, चाहे वह लोक निर्माण विभाग हो, चाहे वह राजस्व विभाग हो, चाहे वह सिंचाई विभाग हो, इन सब में भी नियुक्ति की इस प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया और परिणाम हम सब के सामने है कि 6 लाख युवा जहां सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर पहली बार प्राप्त किया। इससे पहले एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नौकरी इतने कम समय में युवाओं को प्राप्त हुआ हो, ये नहीं देखने को मिला और बिना किसी भेदभाव के। उसके साथ आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, योग्यता और उसकी क्षमता के अनुरूप उसकी प्रतिभा का सम्मान करते हुए जब चयन की प्रक्रिया पूरी हुई तो आज वो युवा अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता का लाभ प्रदेश को दे रहा है। लेकिन 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती, आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए, क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। मुझे याद है लेखपालों की भर्ती की एक प्रक्रिया को कैसे इन्होंने दागी बना दिया था। लेकिन एक प्रक्रिया है, इस 7,720 लेखपालों की पद प्रदेश के अंदर भरे गए और मैं कह सकता हूं, एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि अध्याचन से लेकर के नियुक्ति पत्र वितरण की इस पूरी प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया हो या उनको नियुक्ति पत्र देकर के जिला आवंटित करने तक, किसी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी साहब हमारी तैनाती हो जाए, क्योंकि उसे मालूम है, उसे विश्वास है और युवाओं का विश्वास हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि इस युवा के लिए ही सरकार पूरी ताकत लगा रही है, जिससे उसके उज्जवल भविष्य के माध्यम से हम प्रदेश के विकास के पथ को अग्रसर करके उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर सके। ये जो प्रक्रिया हमने यहां पर प्रारंभ की, ये प्रक्रिया उसी का हिस्सा है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। प्रदेश में अब तक हमारी सरकार
15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुकी है, यानी उनका जमीनी धरातल पर उतारने में सफलता प्राप्त कर दी है। और हमारे पास अभी लगभग 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बाकी हैं, जिनको जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हमारे स्तर पर चल रही है। जो बेहतरीन निवेश का माहौल प्रदेश के अंदर बना है, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहित करने का कार्य हुआ, इन सब से भी हमने प्रदेश में 1,62,00,000 से अधिक युवाओं को अपने ही गांव और अपने ही घर में, अपने ही जनपद में नौकरी की संभावना उपलब्ध करवाई। ये भी प्रदेश के युवाओं के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में अपने जनपद और अपने गांव में सुविधा प्राप्त हुई। और यही नहीं, प्रदेश ने स्वरोजगार के लिए भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ किया, जिसमें प्रदेश सरकार के स्तर पर, विभिन्न स्तर पर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज उसका परिणाम किस रूप में हम सबके सामने प्राप्त हो रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है, प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और केंद्र के स्तर पर पीएम विश्वकर्मा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी हमने प्रदेश में 62 लाख से अधिक युवाओं को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम भी प्राप्त यहां पे प्रदान किया है।